A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the revision of our chapter Control and Coordination. So today we'll study about what is human brain. हमने लास्ट लेक्चर में ह्यूमन ब्रेन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि ह्यूमन ब्रेन मोस्टली हमारे ह्यूमन ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं. हमारा ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. जो ऊपर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं फोर ब्रेन, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं मिड ब्रेन और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हाइंड ब्रेन. यहाँ पर डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा. ये देखिए यहाँ पर फोर ब्रेन है. सबसे आगे सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो फोर ब्रेन है, बीच वाला पोर्शन मिड ब्रेन है और नीचे वाला पोर्शन हाइंड ब्रेन है. तो फोर ब्रेन में आपका सेरिब्रम आ जाता है. फोर ब्रेन में आपका सेरिब्रम आ जाता है. ठीक है. मिड ब्रेन में आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये दोनों ग्लैंड्स आ जाते हैं, ये दोनों पार्ट्स आ जाते हैं. और हाइंड ब्रेन में आपका पॉन्स वेरोली, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम आ जाता है. तो ये 3 पार्ट्स होते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के. ओके. तो अब हम पढ़ेंगे हमारी बुक में ब्रेन के बारे में क्या लिखा हुआ है. ओके. ये जो रिफ्लेक्स एक्शन हमने पढ़ा था, जब हमने किसी गर्म बर्तन को टच किया था तो हमने जो तुरंत हाथ हटाया तो उसके पीछे का साइंस हमने समझा था कि ब्रेन में तुरंत हमारे स्किन में जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं, जिस हाथ से हम टच कर रहे हैं उस हाथ की स्किन में जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं, उन रिसेप्टर से नर्व्स तक इन्फॉर्मेशन जाती है. वो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फॉर्मेशन को लेकर जाती हैं. स्पाइनल कॉर्ड से वो इन्फॉर्मेशन जाती है ब्रेन तक. ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, मतलब उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है, उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है कि क्या इन्फॉर्मेशन है. ब्रेन को जब वो इन्फॉर्मेशन समझ में आती है तो इन्फॉर्मेशन के लिए वो प्रॉपर एक्शन करता है. प्रॉपर एक्शन में वो ये बताता है बॉडी के ऑर्गन्स को कि क्या करना है. ओके. तो ब्रेन से आने वाले जो मैसेजेस हैं वो जाते हैं वापस स्पाइनल कॉर्ड के पास. स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स के पास जाते हैं. कौन सी नर्व्स के पास? मोटर नर्व्स के पास. मोटर नर्व्स से जाता है काम मसल के पास, और मसल ही मूवमेंट का काम करता है. तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है रिफ्लेक्स एक्शन का. तो क्या ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का प्रोसेस था? नहीं. इसमें स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेन को भी मैसेज भेजा था, फिर ब्रेन से वापस मैसेज आया था स्पाइनल कॉर्ड के पास. ओके. तो इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? ऑब्वियसली नॉट, सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बींग्स. हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सोचने वाले जानवर हैं, बुद्धिजीवी हमको बोलते हैं. ओके. क्योंकि हमारा दिमाग होता है. ओके. हम में और जानवरों में यही अंतर है कि जानवरों में दिमाग कम होता है, हम में दिमाग ज़्यादा होता है. ओके. स्पाइनल कॉर्ड इज़ मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू थिंक अबाउट. इन्फॉर्मेशन जो सप्लाई करनी है वो कौन पास करता है? स्पाइनल कॉर्ड पास करती है. क्यों स्पाइनल कॉर्ड पास करती है? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से सारी नर्व्स जुड़ी होती हैं. ठीक है. और नर्व से जुड़ी होती हैं मसल्स. ओके. थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स एंड न्यूरल कनेक्शंस. जो सोचना है, थिंकिंग है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इन्वॉल्व करती है और कुछ न्यूरल कनेक्शंस इन्वॉल्व करती है. दीज आर कंसंट्रेटेड इन द ब्रेन. ये जो कनेक्शंस हैं ये ब्रेन में कंसंट्रेटेड हैं. विच इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी. ब्रेन हमारा मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है बॉडी का. कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होने का मतलब क्या होता है? ऐसा एरिया है ब्रेन जो हमारी बॉडी की हर एक हरकत को, हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. चाहे वो एक्टिविटी बोलने वाली हो, चाहे चलने वाली हो, चाहे दौड़ने वाली हो, चाहे खाना खाने वाली हो, हर एक एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन. द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. दे रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड. ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये सारी जगह से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं. ठीक है. बॉडी के सारे पार्ट से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और इन सारी इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं. ठीक है. वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शंस. हम अपने एक्शंस के बारे में भी सोचते हैं, जैसे राइटिंग, लिखना, टॉकिंग, बोलना, मूविंग अ चेयर, चेयर को मूव करना, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम के एंड में क्लैप करना. ये सारे एग्जाम्पल है वॉलेंटरी एक्शंस के. वॉलेंटरी एक्शंस का मतलब वो एक्शंस जो हम अपनी इच्छा से करते हैं. ठीक है. विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग वॉट टू डू नेक्स्ट. ये एक्शंस किस चीज़ पे बेस्ड होते हैं? ये एक्शंस
उस चीज़ पे बेस्ड होते हैं जो चीज़ें हम डिसाइड करते हैं कि अब हमको क्या करनी है. सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेजेस टू मसल्स. ब्रेन को मसल्स के पास भी मैसेजेस भेजना पड़ता है. द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज़ फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो कम्युनिकेशन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और दूसरे बॉडी के पार्ट्स का, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम द्वारा क्या किया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है, सुविधाजनक बनाया जाता है. ठीक है. कंसिस्टिंग ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, जिसमें क्या होता है, क्रेनियल नर्व्स आ जाती हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड में. और ये क्रेनियल नर्व्स कहाँ से अराइज होती हैं, ब्रेन से. ठीक है. और स्पाइनल नर्व्स कहाँ से अराइज होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से. देखिए नर्व्स क्या होती हैं, न्यूरॉन्स से बनी हुई नाड़ियाँ. ओके, न्यूरॉन्स से बनी हुई एक वायर जैसी चीज़ें होती हैं जो इन्फॉर्मेशन को पहुंचाती हैं स्पाइनल कॉर्ड तक. स्पाइनल कॉर्ड तक कौन सी नर्व्स पहुंचाती है, स्पाइनल नर्व्स. और ब्रेन तक कौन सी नर्व्स पहुंचाती हैं, क्रेनियल नर्व्स. ओके. सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेजेस टू मसल्स. दिस इज़ द सेकेंड वे विच नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स. ये दूसरा तरीका है जिससे नर्वस सिस्टम हमारी मसल से कम्युनिकेट करता है. द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द peripheral nervous system consisting of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord. ठीक है. तो ये जो कम्युनिकेशन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और दूसरे पार्ट्स का, ये फैसिलिटेट किया जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम द्वारा. ठीक है. द ब्रेन दस अलाउज अस टू थिंक, टेक एक्शंस बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग. ब्रेन जो है हमारा वो सोचने का काम करता है और एक्शन लेने का काम करता है उस थिंकिंग के बेसिस पे. एज यू विल एक्सपेक्ट दिस इज़ अकम्प्लिश थ्रू अ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन. आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ब्रेन का डिज़ाइन कितना कॉम्प्लेक्स होता है, तभी ये सारी चीज़ें हो पाती हैं. विद डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट्स एंड आउटपुट्स. तो ब्रेन के अलग अलग पैटर्न्स जो हैं वो अलग अलग इनपुट और आउटपुट देने का काम करते हैं. द ब्रेन हैज़ 3 सच मेजर पार्ट्स और रीजन्स, नेमली फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. द फोर ब्रेन इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. जो फोर ब्रेन है हमारा, जिसमें सेरिब्रम आता है, वो मेन थिंकिंग पार्ट है हमारे ब्रेन का. हमारा ब्रेन उसी की मदद से सोच पाता है. इट हैज़ रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स. इसमें ऐसे रीजन्स होते हैं जो सेंसरी इम्पल्सेस को क्या करता है, रिसीव करता है वेरियस रिसेप्टर से, अलग अलग रिसेप्टर से. जैसे एक होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो हमारे स्मेल के काम आता है, ये हमारे नोज़ में होते हैं. और ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के एक रिसेप्टर हमारे ब्रेन में होते हैं. तो हम जो भी स्मेल करते हैं, जो भी चीज़, वो हमारे ब्रेन को पता चल जाती है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर की मदद से. ठीक है. वैसे ही होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर. तो गस्टेटरी रिसेप्टर की मदद से ब्रेन को टेस्ट का पता चलता है. ठीक है. तो ऐसे अलग अलग रिसेप्टर कहाँ मौजूद होते हैं, फोर ब्रेन में. ठीक है. जो अलग अलग काम के लिए होते हैं. जैसे टच के लिए कोई होता है, कोई स्मेल के लिए होता है, कोई टेस्ट के लिए होता है. ठीक है. तो ये रिसेप्टर कहाँ मौजूद होते हैं, फोर ब्रेन में. सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन. तो अलग अलग एरियाज अलग अलग चीज़ों के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, तैयार होते हैं. वो एरियाज़ कौन कौन से, हियरिंग यानी सुनना, स्मेल यानी सूंघना, साइट यानी देखना. ओके. देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन. बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ हैं एसोसिएशन के. वेयर दिस सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज़ इंटरप्रेटेड, जहाँ पर ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट की जाती है बाय पुटिंग इट टुगेदर विद द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर. और इसी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ भी जोड़ दिया जाता है. ठीक है. बेस्ड ऑन ऑल दिस, a decision is made about how to respond and information is passed on to motor areas which control the movement of voluntary muscles. तो ये जो डिसीजन है, क्या डिसीजन कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है और कैसे इन्फॉर्मेशन को मोटर एरियाज से पास किया जाएगा. ठीक है. और कैसे कंट्रोल करना है वॉलेंट्री मसल्स को, ये सारा इन्फॉर्मेशन, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पास की जाती है. फॉर एग्जांपल आवर लेग मसल्स, हमारे पैर की मसल्स जो हैं. हाउएवर सर्टेन सेंसेशंस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हियरिंग. कुछ सेंसेशंस जो हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब समझ में आ जाते हैं हमें. ठीक है. जो हमें दिख जाते हैं. हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ. हमें ये कैसे पता चलता है कि हमने बहुत सारा खा लिया है.
द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज़ बिकॉज ऑफ द सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर। ये जो सेंसेशन है पेट भरे रहने की, ये किसके कारण होती है? ये एक सेंटर के कारण होती है जो हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है। जब ये सेंटर को ये फील होता है कि हमारा पेट पूरा भर गया है तो हम खाना बंद कर देते हैं, ठीक है। और ये सेंटर फोर ब्रेन में ही मौजूद होता है। क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, एग्ज़ाम में आएगा कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को एक्सप्लेन करिए, या फिर ब्रेन और उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करिए प्रॉपर डायग्राम के साथ। तो आपको पहले ऊपर का बताना पड़ेगा कि फोर ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, हाइंड ब्रेन क्या होता है। ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, इस डायग्राम की लेबलिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट द अदर यूज़ ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने रिफ्लेक्स वर्ड के बारे में पढ़ा था। तो रिफ्लेक्स वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, रिफ्लेक्स का सिंपल सा मतलब होता है झटके से किसी काम को करना, ठीक है। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो वो हमारे बस में नहीं होता, वो झटके से हो जाता है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि आवर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी फूड, ओके, रिफ्लेक्सली, आवर माउथ वाटर्स रिफ्लेक्सली, आवर हार्ट बीट रिफ्लेक्सली, ठीक है। तो इन एक्शंस को हमको सोचना नहीं पड़ता करने के लिए, हमें ये डिसाइड नहीं करना पड़ता कि अब मुंह में पानी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अब दिल को रुक जाना चाहिए, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। मुंह में पानी आना, दिल का धड़कना, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो जो एक्टिविटीज़ हमारे शरीर की जो एक्टिविटीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, उन एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री एक्टिविटीज़, ठीक है। क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़, ठीक है। जो एक्टिविटीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस या इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़, ठीक है। अब वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे बात करना, चलना फिरना, ठीक है। जब चाहें आप तब चल सकते हैं, जब चाहें रुक सकते हैं, जब चाहें अपना हाथ को मूव कर सकते हैं, जब चाहे अपने पैर को मूव कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं? वॉलेंट्री, जो आपके दिमाग के कंट्रोल में रहती हैं। और जो एक्टिविटीज़ आपके ब्रेन के कंट्रोल में नहीं रहती, वो एक्टिविटीज़ कहलाती हैं इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ के कुछ एग्जांपल यहाँ लिखे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, ठीक है। सलाइवेशन यानी मुंह में पानी आना, वॉमिटिंग यानी उल्टी होना, ये सारी एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करता है? हाइंड ब्रेन में जो मेडुला पोर्शन है, यहाँ पर देखिए ये हाइंड ब्रेन बना हुआ है, तो हाइंड ब्रेन में बीच में मेडुला लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस मेडुला पोर्शन के थ्रू हमारी जो वॉमिटिंग की एक्टिविटी है वो कंट्रोल होती है, ठीक है। Think about activities like walking in a straight line, riding a bicycle, picking up a pencil. These all are possible due to a part of the hind brain called the cerebellum. Cerebellum जो पार्ट है, जो ब्रेन का हाइंड ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम। यहाँ पर देखिए ये जो गोभी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, सेरिबेलम बोलते हैं इसको। ये किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये देखिए यहाँ पर सीधी लाइन में चलना, बाईसाइकिल चलाना, पेंसिल को उठाना, इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो पार्ट, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये जो पोर्शन है, जो हमारा सेरिबेलम है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है वॉलेंट्री एक्शंस के लिए, ऐसे एक्शंस के लिए जो हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा जो बैलेंस है, खड़े रहने का बैलेंस, बैठने का बैलेंस, हमारा जो पोस्चर है, वो सारी चीज़ें मेंटेन करने का काम कौन करता है? सेरिबेलम, ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ आर दीज टिश्यूज़ प्रोटेक्टेड? अब ये जो ब्रेन है, हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हैं ब्रेन के अंदर, जैसे सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला, ओके, पॉन्स, ये सारे जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, ये कैसे प्रोटेक्ट किए जाते हैं? एक डेलिकेट ऑर्गन होता है हमारा ब्रेन बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हड्डी का कैविटी होती है जिसको हम स्कल बोलते हैं। तो हमारे कपाल या हमारी खोपड़ी के अंदर ये ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है। हमारी खोपड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, और ब्रेन और हमारी खोपड़ी के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे ब्रेन में जब भी कोई चोट लगती है, हमारे हेड में जब भी कोई चोट लगती है, तो उस चोट को ब्रेन तक पहुंचाने से रोकता है, ठीक है। Inside the box, the brain is contained in a fluid-filled balloon which provides further shock absorption. एक fluid-filled balloon होता है
जिसको हम यही CSF बोलते हैं, cerebrospinal fluid. Okay, if you run your hand down the middle of your back, you will feel a hard bumpy structure. This is vertebral column or backbone which protects the spinal cord. आप जब अपनी पीठ पे हाथ फेरेंगे तो आपके बैक पे जो बम्पी सा स्ट्रक्चर है सेंटर पे, मतलब ऊबड़ खाबड़ एक स्ट्रक्चर है जो आपके नेक से लेकर आपके बैक के नीचे तक गया हुआ है, तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम. इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर नर्व्स का जाल होता है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड. ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये इन्फॉर्मेशन देने लेने का काम करती है. ओके, ब्रेन को भी इन्फॉर्मेशन देती है, ब्रेन से भी लेती है, और पूरे शरीर की मसल्स को भी इन्फॉर्मेशन देती है. ओके, हाउ डज दिस टिश्यू कॉज एक्शन. ये जो टिश्यू है स्पाइनल कॉर्ड, ये एक्शन कैसे कॉज करता है, मतलब ये कोई काम कैसे करता है. सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू एंड हाउ इट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन, सेंड्स इट अराउंड द बॉडी, processes information and makes decisions based on information and conveys decisions to muscles for action. अभी तक हमने नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि कैसे ये इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, कैसे इस इन्फॉर्मेशन को पूरी बॉडी में भेजता है, कैसे उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, कैसे डिसीजन मेकिंग करता है. ओके, तो ये सारी चीज़ें कैसे करता है नर्वस टिश्यू. ओके, हाउ डू एनिमल मसल मूव. एनिमल मसल्स कैसे मूव करती हैं. व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीचेज द मसल, जब कोई नर्व इम्पल्स मसल्स तक आता है, द मसल फाइबर मस्ट मूव, मसल फाइबर को मूव करना पड़ता है. हाउ डज अ मसल सेल मूव, कैसे एक मसल सेल मूव करता है. द सिंपलेस्ट नोशन ऑफ द मूवमेंट एट द सेलुलर लेवल इज दैट मसल सेल्स विल मूव बाई चेंजिंग देयर शेप सो दैट दे शॉर्टन. एक सिंपल जो नोशन है, एक सिंपल जो धारणा है वो ये है कि मसल जो सेल होता है या मसल टिश्यू होता है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके मूवमेंट करता है. जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो मूवमेंट करता है, जब हम नॉर्मल एक जगह पे खड़े हो जाते हैं, जब कोई मूवमेंट नहीं होता तो वो रिलैक्स करता है. ओके, तो इसी प्रोसेस से हम मूवमेंट कर पाते हैं. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मसल सेल्स चेंज देयर शेप. कैसे मसल सेल्स अपना शेप चेंज करते हैं. द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट्स. जो आंसर है इसका कि कैसे हम मसल सेल्स का शेप चेंज करते हैं वो सेलुलर कंपोनेंट्स की केमिस्ट्री में है, सेल्स की केमिस्ट्री में है. ठीक है, वो तो बात की बात है. मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स. मसल सेल्स के पास स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिसकी मदद से मसल्स जो है वो मूव कर पाती हैं. ठीक है. Muscle cells have special proteins that change both their shape and their arrangement in the cell in response to the nervous electrical impulses. When this happens, new arrangement of these proteins give the muscle cells a shorter form. जब ये होता है तो नए अरेंजमेंट्स इन प्रोटीन के बनते हैं, मसल सेल्स को शॉर्टर फॉर्म देते हैं. ठीक है. रिमेंबर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मसल टिश्यू इन क्लास 9th, देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ मसल सच एज वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री. जब हम मसल्स के बारे में बात कर रहे थे तो मसल्स कई तरह की होती हैं, जैसे वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं. तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उसके बेसिस पे जो मसल्स हैं वो दो तरह की होती हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, वो हम पढ़ चुके हैं. ओके. अब चलिए प्लांट्स में, अभी तो हम एनिमल्स की बात कर रहे थे, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे थे कि कैसे ह्यूमन बींग्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है. तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे शरीर में दिमाग होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है. ठीक है, मतलब नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी में. बट प्लांट्स के अंदर तो कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, कोई ब्रेन नहीं होता. फिर प्लांट्स के अंदर ये कोऑर्डिनेशन कैसे बैठाया जाता है, तो चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं. एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी. एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम होता है जिससे वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर पाते हैं सारी एक्टिविटीज़ बॉडी की. बट प्लांट्स हैव नाइदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स. पर प्लांट के पास तो ना कोई नर्वस सिस्टम होता है ना कोई मसल्स होते हैं. सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. तो कैसे वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे टच को रिस्पॉन्ड करते हैं. व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ छुई मुई, जब हम छुई मुई की पत्तियों को छूते हैं, दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप. वो फोल्ड हो जाती हैं और ड्रूप हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं. ठीक है. When a seed germinate, the root goes down, the stem comes up into the air. What happens? Firstly, the leaves of the sensitive plant move very quickly in response to touch. तो हमने सबसे पहले हमने मिमोसा फैमिली का जो टच मी नॉट प्लांट था, छुई मुई, उसकी एक्टिविटी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम छुई मुई प्लांट को टच करते ही छुई मुई प्लांट बंद क्यों हो जाती हैं उसकी पत्तियाँ. ओके. तो
सबसे पहले जैसे ही हम उसको टच करते हैं तो कोई मूवमेंट, कोई ग्रोथ नहीं होती, लेकिन क्या होता है जैसे ही हम टच करते हैं तो बहुत तेज़ी से पानी का मूवमेंट होता है। पानी के मूवमेंट के कारण पत्तियों से पानी चला जाता है स्टेम में, जिससे क्या होता है कि ये पत्तियाँ जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं। ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ। देखिए पहले केस में कोई ग्रोथ वाला का रोल नहीं था, लेकिन जो बीज से प्लांट का निकलना है, मतलब जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, तो सीड से प्लांट का निकलना जो है वो ग्रोथ के कारण होता है। ठीक है। इफ़ इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। अगर इसको ग्रो करने से रोक दिया जाए तो वो किसी तरह का मूवमेंट नहीं शो करेगा। सो द प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। प्लांट में दो तरह की मूवमेंट होती है, एक जो ग्रोथ पर डिपेंडेंट होती है और दूसरी ग्रोथ पर डिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है। तो ग्रोथ पर जो डिपेंडेंट नहीं होती है उसका एग्जाम्पल हमने देखा था क्या, कि टच मी नॉट, प्लांट की पत्तियां मूव करें, सनफ्लावर का सन की तरफ मूव होना, तो ये सब ग्रोथ पर डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पर ये टच मी नॉट प्लांट बना हुआ है, छुई मुई जिसको बोलते हैं। देखिए इसको छूने पर ये कैसे श्रिंक हो जाती है, कैसे सिकुड़ जाती है। तो ये सिकुड़ती इसलिए है कि जो पानी पत्तियों में भरा होता है वो बहुत तेज़ी से, जो आपको स्टेम दिख रही होगी वहाँ चला जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट। हम पहली मूवमेंट के बारे में सोचते हैं, यानी टच मी नॉट के प्लांट के बारे में सोचते हैं। सच एज दैट ऑफ सेंसिटिव प्लांट। सेंसिटिव प्लांट की बात करें, सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है यहाँ पर, द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच। प्लांट जो है वो एक्चुअल में मूव करता है अपनी पत्तियों को टच के रिस्पॉन्ड में, बट वो कैसे करता है, बट देयर इज़ नो नर्वस टिश्यू नॉर एनी मसल टिश्यू। पर कोई नर्वस टिश्यू नहीं होता उसमें, ना कोई मसल टिश्यू होता है। हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच एंड हाउ डू द लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स। कैसे प्लांट डिटेक्ट करता है टच को और कैसे पत्तियाँ रिस्पॉन्स में मूव करती हैं। इफ़ यू थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच्ड, अगर हम ये सोचें कि प्लांट कहाँ पर टच किया जाता है एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव्स, और प्लांट का कौन सा हिस्सा जो है वो एक्चुअल में मूव करता है, तो इट इज़ अपेरेंट दैट मूवमेंट हैपन्स एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। तो मूवमेंट तो वहीं पर होता है जिस जगह आपने छुआ है वहाँ से दूर। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर दूर मौजूद होता है, वहाँ से वाटर मूव करता है तब जाके मूवमेंट होता है। ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन दैट अ टच हैज़ अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो ये जो बात है कि पत्तियों को टच किया गया है, ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं प्लांट की बॉडी में मूव कर रही होगी, तभी तो इस इन्फॉर्मेशन के चलते प्लांट की जो पत्तियां थी वो बंद हो गई, ड्रूप हो गई। ओके। द प्लांट्स ऑल्सो यूज़ इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स। प्लांट भी इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स यूज़ करते हैं, जैसे एनिमल्स यूज़ करते हैं वैसे भी प्लांट भी यूज़ करते हैं। ठीक है। देयर इज़ नो स्पेशलाइज टिश्यू इन प्लांट फॉर द कंडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। प्लांट्स में कोई नर्वस टिश्यू तो नहीं होता है, बट प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। और पानी, उन प्लांट के सेल्स में पानी जो होता है वो मौजूद होता है। तो पानी के यहाँ वहाँ मूव करने से टच मी नॉट प्लांट की पत्तियाँ जो हैं वो श्रिंक और स्वेल होती हैं। ओके। जब पानी पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो प्लांट की पत्तियाँ खुली रहेंगी। जैसे ही पानी भाग कर नीचे चला जाता है, तो जैसे आप टच करते हैं तो पानी मूव कर जाता है पत्तियों से, तो पत्तियाँ जो हैं वो श्रिंक हो जाती हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ग्रोथ के कारण मूवमेंट कैसे होता है? सम प्लांट्स लाइक द पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और फेंसेस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। कुछ प्लांट होते हैं जैसे पी प्लांट, वो दूसरे प्लांट को क्लाइंब करते हैं टेंड्रिल्स के थ्रू। ठीक है। आपने टच मी नॉट प्लांट भी देखा होगा। टच मी नॉट हो गया, आपने मनी प्लांट देखा होगा। तो मनी प्लांट कैसे दूसरी चीज़ों के सहारे वो ऊपर बढ़ता है। ठीक है। उसी तरह जो भी पी प्लांट होता है, यानी मटर का पेड़ होता है, वो भी ऐसे क्लाइंबर की तरह ऊपर चढ़ता है। ठीक है। दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। ये जो टेंड्रिल्स होती हैं ये टच से सेंसिटिव होती हैं। व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ एनी सपोर्ट, जब ये किसी सपोर्ट के कॉन्टैक्ट में आती हैं, द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो जब ये कांटेक्ट में आती हैं किसी सपोर्ट के, तो टेंड्रिल का कोई भी पार्ट जो है वो ग्रो नहीं करता है। ठीक है। वो रैपिडली नहीं ग्रो करता है, लेकिन टेंड्रिल से दूर ग्रो करके किसी भी चीज़ के इर्द गिर्द लिपट जाता है। मतलब अगर वहाँ पर आप कोई पेन रख दोगे तो पेन के थ्रू वो टेंड्रिल जो है वो लिपट जाएगी। ठीक है।
More commonly, plants respond to stimuli slowly by growing in a particular direction because this growth is directional. ये growth क्या है? Directional है. It happens, it appears as if plant is moving. ये ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे plant move कर रहे हो. Let us understand this type of movement with the help of an example. चलिए अब इस तरह के मूवमेंट को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर देखिए, सनलाइट आ रही है खिड़की से, तो प्लांट की जो पत्तियाँ हैं और प्लांट का जो शेप है वो सनलाइट की तरफ झुक गया है. प्लांट जो है वो सनलाइट की तरफ झुक गया है. इस तरह की मूवमेंट को बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म. फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट. तो लाइट की तरफ मूवमेंट क्या कहलाता है? फोटोट्रॉपिज्म. ठीक है. ऐसे ही वाटर की तरफ मूवमेंट कहलाता है हाइड्रोट्रॉपिज्म. ठीक है. लैंड की तरफ मूवमेंट कहलाता है जियोट्रॉपिज्म. तो अलग अलग तरह के ट्रॉपिज्म होते हैं. ठीक है. Environmental triggers such as light or gravity will change the directions of the plant growing in. These directional or tropic movement can be either towards the stimulus or away from it. So in two different kind of phototropic movement, it shoots respond bending towards the light while roots respond away from light. ठीक है. तो आपने देखा कैसे, यहाँ पर देखिए ये रूट्स जो हैं वो जियोट्रॉपिक हैं क्योंकि लैंड की तरफ जा रही हैं. ओके. और ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है और जो स्टेम है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है. ठीक है. तो ये पूरा प्रोसेस होता है. तो तीन तरह के जियोट्रॉपिज्म होते हैं. कौन कौन से? फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म. तो फोटोट्रॉपिज्म में प्लांट किस तरफ? लाइट की तरफ जाता है. जैसे सनफ्लावर है वो सन की तरफ जाता है. ठीक है. उसका फेस जो होता है वो सन की तरफ हो जाता है. ठीक है. ठीक है. और जियोट्रॉपिज्म में जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं ज़मीन के नीचे, तो उसको जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. और प्लांट ऊपर की तरफ जाता है तो उसको नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं. ठीक है. अब तीसरे तरह का है हाइड्रोट्रॉपिज्म. जब प्लांट पानी की तरफ जाता है, जब प्लांट पानी की तरफ जाता है तो वो कहलाता है, जब प्लांट पानी की तरफ जाता है तो वो कहलाता है क्या? हाइड्रोट्रॉपिज्म. ओके. अब चलिए हम हार्मोन्स की बात कर लेते हैं. हार्मोन्स क्या होते हैं? देखिए केमिकल मैसेंजर होते हैं एनिमल्स में. हम इंसानों में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं. ढेर सारे हार्मोन्स होते हैं. जैसे एक हार्मोन है एड्रेनलिन. वो क्या काम करता है? जब हम झूला झूल रहे होते हैं तो हमें डर सा फील होता है. वो डर सा फील और कभी क्यों नहीं होता है? वो झूले में ही क्यों फील होता है? क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में रिलीज़ हो रहा होता है एड्रेनलिन. ओके. ऐसे ही जब आप कभी प्लेन पे जाएंगे तो भी एड्रेनलिन रिलीज़ होता है. जब आपकी कभी लड़ाई होगी तो एड्रेनलिन रिलीज़ होता है. ओके. जब आपको कभी डर लगेगा तो एड्रेनलिन रिलीज़ होता है. तो ये जो हार्मोन है एड्रेनलिन, ये हमारे शरीर को आने वाले खतरों से बचाने के लिए रिलीज़ होता है. ठीक है. तो ये जो एड्रेनलिन है, ये हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है? ये किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड मौजूद होते हैं, वहाँ से सेक्रेट होता है. ठीक है. जो हमारी किडनी होती है, किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होते हैं, वहाँ से ये एड्रेनलिन नाम का हार्मोन सेक्रेट होता है. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे हार्मोन पाए जाते हैं. हार्मोन बनते कैसे हैं? देखिए हमारे बॉडी के कुछ सेल यू शेप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उस यू शेप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लैंड. इस ग्लैंड से कुछ पर्टिकुलर केमिकल सेक्रेट होने लगते हैं और उन केमिकल्स को बोलते हैं हार्मोन. और ये केमिकल मैसेंजर्स का काम करते हैं. केमिकल मैसेंजर्स का काम मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रहे थे न्यूरॉन से. हमने कोई भी चीज़ को छुआ, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर के हमारे ब्रेन में चला गया. ठीक है. तो उसी तरह से ये केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में ट्रेवल करते हैं. तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जहाँ पर काम नहीं आता वहाँ पर केमिकल सिग्नल्स काम आते हैं. तो जहाँ पर भी न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम नहीं पहुँच पाता वहाँ पर हार्मोन्स पहुँच करके अपना काम कर देते हैं. ठीक है. तो ये होता है हार्मोन्स का रोल. देखिए यहाँ पर हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले जो ग्लैंड होते हैं, जो हार्मोन बनाने वाले ग्लैंड होते हैं हमारी बॉडी में, उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स. हार्मोन बनाने वाले ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो यहाँ पर कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिए हुए हैं. एक मेल बना हुआ है, एक फीमेल बनी हुई है. दोनों में कुछ ग्लैंड अलग अलग हैं. देखिए जैसे ऊपर पीनियल ग्लैंड दिया है हमारे ब्रेन में, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड दिया है. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बहुत मास्टर ग्लैंड बोलते हैं उसको, क्योंकि हमारे बॉडी की मैक्सिमम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. ठीक है. चेंजेस को कंट्रोल करता है. यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है हमारे गले में, उसके ऊपर पैराथायराइड ग्लैंड है, उसके नीचे थाइमस ग्लैंड है. फिर पैनक्रियाज है. पैनक्रियाज भी हार्मोन सेक्रेट करता है. ठीक है. पैनक्रियाटिक एमाइलेज बोलते हैं उसको. नीचे फिर एड्रेनल ग्लैंड मौजूद है किडनी के ऊपर, आप देख सकते हैं. ठीक है. फिर उसके नीचे टेस्टीज मौजूद हैं. ठीक है. जो एंड्रोजन सेक्रेट करते हैं, मेल सेक्स हार्मोन जिनको बोलते हैं. ठीक है.
अब यहाँ पर फीमेल बॉडी में देखें तो पीनियल ग्लैंड तो मेल और फीमेल दोनों में होता है, हाइपोथैलेमस भी दोनों में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी दोनों में होता है, मेल और फीमेल दोनों में। ओके, थायराइड ग्लैंड भी दोनों में होता है, पैराथायरॉयड भी दोनों में होता है, थाइमस भी दोनों में होता है, एड्रेनल भी दोनों में होता है, पैनक्रियाज भी दोनों में होता है, मेल और फीमेल दोनों में, ठीक है। बट ओवरी फीमेल्स में होती है, मेल्स में ओवरी नहीं होती, मेल्स में टेस्टिस होता है। ये ओवरीज एग सेक्रीट करती हैं और ये ओवरीज हार्मोन सेक्रीट करती हैं, कौन सा, जिनको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, ठीक है। ये दो हार्मोन ओवरी सेक्रीट करती हैं, जो इनको फीमेल हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ओके, और जो भी डाउट्स हैं आप लोग प्लीज़ पूछ लीजिएगा। जो भी अगर आपको जिस स्टूडेंट को लग रहा है कि बहुत तेज़ी से यहाँ पर रिवीजन कराया जा रहा है, तो वो बाकी के लेक्चर्स जो उस पर पढ़े हुए हैं कैंपस ऐप पे, तो वो कैंपस ऐप के थ्रू पढ़ सकता है। वहाँ पर मैंने एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक को बहुत ही इत्मीनान से समझा है, बहुत अच्छे से समझा है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।